हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं फॉर चैप्टर 9 यूनिट 2 दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो जो आपकी आईसीएआई की स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्पेसिफिक टैरिफ इज ए a tax on a set of specified imported goods, b an import tax that is common to all goods imported during a given period, c a specified fraction of the economic value of an imported good, या फिर d a tax on imports defined as an amount of currency per unit of good। देखिए स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है कि अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज कर रहे हो एज टैरिफ फॉर ईच यूनिट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप बाइसिकल इंपोर्ट कर रहे हो सपोज, तो फॉर ईच यूनिट ऑफ बाइसिकल लेट्स से यू चार्ज ₹1000 एज टैरिफ, ठीक है। अब कल को अगर बाइसिकल की प्राइस इंक्रीज भी हो गई तो स्टिल योर स्पेसिफिक टैरिफ वुड बी द सेम, दैट इज ₹1000 फॉर ईच बाइसिकल। तो इसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। तो देखिए हमारा सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पेसिफिक टैरिफ is a tax on imports defined as an amount of currency, एक fixed amount of currency charge किया जाता है per unit of the good, ठीक है। So correct option is option D. Question number 2, a tariff on imports is beneficial to domestic producers of the imported good because, देखिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए imports में टैरिफ लगाना कैसे फायदेमंद होता है, क्यों फायदेमंद होता है, तो कारण हमें यहाँ पे पूछ रहा है, राइट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, दे गेट अ पार्ट ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू। क्या प्रोड्यूसर्स को टैरिफ रेवेन्यू मिलता है? नहीं मिलता। टैरिफ रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। बी, इट रेजेस द प्राइस फॉर विच दे कैन सेल द प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो हाँ, ये करेक्ट है। देखिए इंपोर्ट टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो इंपोर्टेड गुड्स है ना, इसकी प्राइस राइज हो जाती है, राइट। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ना, वो अपने डोमेस्टिक गुड्स की भी प्राइस अब रेज कर सकते हैं बिना ये फिक्र करे कि उनके कस्टमर्स इंपोर्टेड गुड्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इट इनेबल्स देम टू रेज देयर प्राइसेस। तो हाँ, ये एक बेनिफिट है टैरिफ का फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी दैट कैन बी इंपोर्टेड टू द कंट्री। देखिए टैरिफ डायरेक्टली क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं करता, देयर आर अदर नॉन टैरिफ मेजर्स जो शायद क्वांटिटी डिटरमाइन कर सके। जैसे कि अगर इंपोर्ट कोटा लगा दिया आपने, तो आप डायरेक्टली क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, राइट, कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हो आप। लेकिन टैरिफ डायरेक्टली क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, डिटरमाइन नहीं करता। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस द प्रोड्यूसर सरप्लस मेकिंग देम मोर एफिशिएंट। देखिए टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस रिड्यूस नहीं करता बट इंक्रीज करता है, क्योंकि टैरिफ लगाने से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अपना प्राइस रेज कर पा रहे हैं, राइट। तो प्राइस रेज कर पा रहे मतलब प्रोड्यूसर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उनकी प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये इट रिड्यूसेस प्रोड्यूसर सरप्लस कहना गलत होगा। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका सिर्फ ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a tax applied as a percentage of the value of an imported goods is known as A, preferential tariff, B, ad valorem tariff, C, specific tariff, या फिर D, mixed और compound tariff। देखिए अगर आप एक certain percentage चार्ज कर रहे हो of the value of an imported goods, तो उसे हम ad valorem tariff कहते हैं। It can be any percent। For instance अगर आप 10% चार्ज कर रहे हो of the value of the good, या फिर 20% चार्ज कर रहे हो, राइट, तो एक फिक्स परसेंटेज अगर आप चार्ज कर रहे हो देन दैट इज एड वैल्यूरिंग टैरिफ। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी है, लेकिन बाकी टैरिफ भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है कि अगर आप सर्टेन नेशंस को कम टैरिफ चार्ज कर रहे हो बिकॉज दे आर योर प्रिफर्ड नेशन, ठीक है, तो बाकी नेशंस के इंपोर्ट पे आप जितना टैरिफ चार्ज करते हो नॉर्मली, अगर आप उससे कम टैरिफ चार्ज कर रहे हो तो प्रिफर्ड कंट्रीज, उसे हम प्रेफरेंशियल टैरिफ कहते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ तो आपको पता ही है, अभी अभी हमने देखा था। अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी चार्ज कर रहे हो एज टैरिफ, ठीक है, तो वो हम स्पेसिफिक टैरिफ मानते हैं। देखिए एड वैलोरिंग और स्पेसिफिक टैरिफ में क्या फर्क है। एड वैलोरिंग में आप एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज कर रहे होते हो
लेकिन स्पेसिफिक टैरिफ में एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज कर रहे हो, एक फिक्स्ड करेंसी वैल्यू चार्ज कर रहे होते हो, ठीक है। एंड मिक्स्ड और कंपाउंड टैरिफ क्या होता है? देखिए मिक्स्ड और कंपाउंड में दोनों एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ के कंपोनेंट्स होते हैं। आप एक सर्टेन परसेंटेज भी चार्ज करते हो, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, और फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दोनों कंपोनेंट मौजूद है तो उसे हम मिक्स्ड या फिर कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, escalated tariff refers to A. Nominal tariff rates on raw materials which are greater than tariff on manufactured product. B. Nominal tariff rates on manufactured product which are greater than tariff on raw material. C. A tariff which is escalated to prohibit import of particular good to protect domestic industries. या फिर D. None of the above. देखिए पहले तो हम escalated tariff को समझ लेते हैं। देखिए कोई भी गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो वेरियस स्टेप्स के थ्रू गुजरता है, राइट। मान लीजिए इनिशियली वो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू एडिशन होता है, फिर वो सेमी फिनिश गुड्स बनता है लेट्स से, फिर सेमी फिनिश गुड्स में भी कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो वो फिनिश्ड गुड्स या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनता है। तो एस्केलेटेड टैरिफ क्या करता है कि जैसे ही आप ये वैल्यू एडेड चेन में आगे मूव करते हो ना, आपका टैरिफ भी इंक्रीज होता जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स में कंपेयर करें तो सेमी फिनिश गुड्स में आपका ज्यादा टैरिफ लगेगा क्योंकि ये आगे है वैल्यू एडेड चेन में, ठीक है। सिमिलरली सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो फिनिश गुड्स में ज्यादा टैरिफ लगेगा क्योंकि अगेन ये आगे है वैल्यू एडेड चेन में एज कम्पेयर टू सेमी फिनिश गुड्स। तो जैसे जैसे ही प्रोडक्ट आगे मूव करता है ये चेन में, उसकी टैरिफ इंक्रीज होती जाती है, इसलिए हम इसको एस्केलेटेड टैरिफ कहते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। तो अब आप ऑप्शंस देखिए अगर हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल की कंपेयर करें तो अब टैरिफ किस में ज्यादा लगनी चाहिए? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में लगनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये वैल्यू एडेड चेन में आगे होता है। सो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होता है कि नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑन रॉ मटेरियल्स, ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, voluntary export restraints involve A. An importing country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported into the country during a specified period of time. B. Domestic firms agreeing to limit the quantity of foreign products sold in the domestic markets. C. An exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of a country during a specific period of time. या फिर D. Quantitative restriction imposed by the importing country's government. देखिए यूजुअली जो रिस्ट्रेंट है ना वो इंपोर्टिंग कंट्री के साइड से होता है, राइट। इंपोर्टिंग कंट्री जो है कई सारे टैरिफ्स लगाते हैं या फिर नॉन टैरिफ रिस्ट्रेंट्स भी लगाते हैं टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद अपने साइड से वॉलंटियर करके कहता है कि ठीक है हम आपको एक्सपोर्ट तो करेंगे लेकिन थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे, उतनी ही क्वांटिटी में करेंगे जितने क्वांटिटी से आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो हैम्पर ना हो, उन पे कोई असर ना पड़े, ठीक है, कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो उस तरह की एक्सपोर्ट को या रिस्ट्रेंट को हम वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद अपने ही साइड से वॉलंटियर करके क्वांटिटी ऑफ गुड्स को रिस्ट्रेंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों करता है एक्सपोर्टिंग कंट्री? क्योंकि देखिए ये अक्सर होता है जब एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्री के बीच में कुछ बातचीत हुई हो और उस बातचीत या उस अग्रीमेंट के बेसिस पे ऐसा डिसीजन लिया गया हो। देखिए इससे पहले कि इंपोर्टिंग कंट्री जो है कुछ हार्श रिस्ट्रेंट लगा दे, एक्सपोर्टिंग कंट्री सोचता है कि ठीक है मैं खुद से ही वॉलंटियर कर देता हूँ, मैं खुद से ही कह देता हूँ कि ठीक है मैं लिमिटेड क्वांटिटी ही बेचूंगा ताकि हमारे बीच में ये दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो खराब ना हो, ठीक है। तो यही कारण होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा होता है ऑप्शन सी कि एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद से रिस्ट्रेन लगा रहा है ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर। देखिए बिफोर हम ऑप्शन में जाए एक बार हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज को समझ लेते हैं। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज मेनली दो केसेस में लगाई जाती है।
पहला तो अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री बहुत ही लो प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहा है अपना सामान टू इंपोर्टिंग कंट्रीज, इतना कम प्राइस कि उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने कॉस्ट से भी कम प्राइस में अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा अगर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज की सेलिंग प्राइस है, डोमेस्टिक उनकी सेलिंग प्राइस है, अगर उससे भी कम प्राइस में ये सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा है, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं। देखिए पहली बात तो ये इतने कम प्राइस में एक्सपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, वो इसलिए कि एक्सपोर्टिंग कंट्री चाहता है कि जो ये इंपोर्टिंग कंट्री है ना, उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, इनको मार्केट से वो बाहर निकालना चाहता है। वो चाहता है कि कंज्यूमर सिर्फ उनकी ही प्रोडक्ट खरीदे बिकॉज दे आर चीप, एंड दे वांट टू ड्राइव आउट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ताकि वो एक मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर सके, ठीक है। और क्या पता बाद में जब सारे इनके कंपटीशन ड्राइव आउट हो जाए तो ये फिर से प्राइस हाई करते, है ना। तो ये मानसिकता होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री का। बेसिकली वो यहाँ पे एक प्रेडेटरी प्राइसिंग फॉलो कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का तो बहुत नुकसान हो गया है यहाँ पे, है ना। तो ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है, ताकि ऐसे प्रेडेटरी प्राइस का वो शिकार ना बने, ठीक है। तो ये 2 इंस्टेंसेस आपको याद रखना है कि ये कब लगाई जाती है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज सो एज टू ऑफसेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म्स unfair charging of prices in the foreign market which are lower than their production cost। तो देखिए यहाँ पे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम प्राइस में एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज so as to offset the effects of exporting firms increased competitiveness due to subsidies by the government। देखिए सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए एक अलग ड्यूटी होती है जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी में नहीं आता है, इसके लिए अलग सी काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। सी, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज सो एज टू ऑफसेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म्स unfair charging of lower prices in the foreign market। lower prices यानी कि prices lower than their current selling price, ठीक है। तो हाँ, इस केस में भी हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है डी, बोथ ए एंड सी अबव। क्वेश्चन नंबर 7, अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज, तो देखिए हमने अभी अभी डिस्कस किया था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, राइट। ये कब लगाई जाती है? देखिए मान लीजिए एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है व्हाइल प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स, और सब्सिडी की वजह से इनकी प्राइस कम हो जाती है। अब मान लीजिए एक इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट इनको सब्सिडी नहीं देती, ठीक है, नो सब्सिडी, जिसकी वजह से वही गुड की प्राइस इनकी डोमेस्टिक कंट्री में ज्यादा है। अब अगर ये एक्सपोर्टिंग कंट्री ये गुड्स को यहाँ ले आएगा तो क्या होगा? इनको फायदा होगा, राइट, क्योंकि इनकी प्राइस कम है, तो कस्टमर सारे इनके गुड्स ही खरीदेंगे। तो बेचारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है जिनकी प्राइस हाई है, बिकॉज उनके पास सब्सिडी नहीं है, इनको सफर करना पड़ता है, राइट। तो इनको बचाने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है ऐसे गुड्स पे, उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कहते हैं। बेसिकली ये सब्सिडी को काउंटर करने के लिए, ये सब्सिडी की वजह से जो अनफेयर एडवांटेज हो रहा है एक्सपोर्टिंग कंट्री को, इसको काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अ टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट आर्टिफिशियली लो प्राइसेस चार्ज्ड बाय एक्सपोर्टर्स who enjoy export subsidies and tax concession in their home country। तो बिल्कुल ये सही बात है, राइट। जो उनको अपनी कंट्री में जो सब्सिडीज एंड कंसेशन मिलती है उसकी वजह से जो इनकी लो प्राइसेस है उसको काउंटर करने के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है। ऑप्शन बी, चार्ज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज टू इंश्योर फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये भी करेक्ट है। सी, चार्ज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज to protect domestic industries and firms from unfair price advantage arising from subsidies, तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी विच इज ऑल दी अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is an outcome of tariff? A, create obstacles to trade,
and increase the volume of import and export. देखिए जो टैरिफ है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है ट्रेड के लिए, ये सच है, लेकिन ऑब्स्टिकल के वजह से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बट डिक्रीज होता है, राइट? जब ऑब्स्टिकल होता है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कम होता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स enjoy consumer surplus because consumers must now pay only a lower price for the good. ठीक है, टैरिफ लगाने के बाद तो जो एक्सपोर्टेड गुड्स है उसकी प्राइस भी डोमेस्टिक गुड्स की बराबर ही हो जाएगी, है ना? तो कंज्यूमर को कोई सरप्लस इंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस को बराबर कर दिया जाता है बाय इम्पोजिंग टैरिफ. तो ये भी एक आउटकम नहीं है. सी, डिस्करेज डोमेस्टिक कंज्यूमर्स from consuming imported foreign goods and encourage consumption of domestically produced import substitutes. तो हाँ, this is an outcome of tariff. टैरिफ क्या करता है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है उनको एक्सपोर्टेड गुड्स कंज्यूम करने के लिए डिस्करेज करता है क्योंकि उनकी प्राइस या तो हाई करा देती है या डोमेस्टिक गुड्स के बराबर ही करा देती है, राइट? तो ये इनडायरेक्टली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को ही यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं. सो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार. इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री बाय मोर देन द वैल्यू ऑफ टैरिफ इट चार्जेस. देखिए, रेवेन्यू तो इंक्रीज करती है ये इंपोर्टिंग कंट्री की, लेकिन जितनी टैरिफ चार्ज करती है उतने से इंक्रीज होगा ना. बाय मोर देन टैरिफ कैसे इंक्रीज होगा? सो ये भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 9, एसपीएस मेजर्स एंड टीबीटीज आर. देखिए, एसपीएस एंड टीबीटीज दोनों ही नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड होते हैं. ठीक है, एसपीएस का फुल फॉर्म होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है और वो कहती है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को कि अगर आप हमारी ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर पाए तभी हम आपसे सामान इंपोर्ट करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, ये एसपीएस जो है स्पेशली फूड आइटम्स के लिए होता है. तो यहाँ पे देखी जाती है कि हाइजीन कितनी है, सैनिटरी कितनी है. ठीक है, अगर ये डिजायर्ड लेवल पे है तभी ये इंपोर्टिंग कंट्रीज सामान इंपोर्ट, फूड आइटम्स इंपोर्ट करेंगे. ये यूजुअली किया जाता है ताकि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज के कंज्यूमर्स है ना उनको कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, उनके हेल्थ में या उनकी वेलबींग में कोई भी असर ना आए बाय कंज्यूमिंग द एक्सपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स. सिमिलरली टीबीटीज होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. ये भी एक क्वालिटी चेक मेजर होता है. यहाँ पे भी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाई जाती है. ठीक है, लेकिन ये फूड एंड नॉन फूड आइटम दोनों के लिए होती है. यहाँ पे डिजाइन के संबंधी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाई जाती है या फिर गुड्स की फंक्शनैलिटी की क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाई जाती है कि अगर आप ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर पाओ तभी हम आपसे सामान लेंगे वरना नहीं लेंगे. ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, राइट? तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, परमिसिबल अंडर WTO टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज. हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि देखिए WTO कुछ नॉन टैरिफ जो मेजर्स है उनको अलाउ कर देता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. बी, may result in loss of competitive advantage to developing countries. देखिए, ये क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन जो है ना यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज पे ही लगाई जाती है. अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे कुछ सामान तो डेवलप्ड कंट्रीज कहता है कि हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करो तभी हम आपसे ट्रेड करेंगे. अब उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करने के लिए ये डेवलपिंग कंट्रीज को शायद एक्स्ट्रा खर्चा लगाना पड़े, राइट? और अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, हार्ड है, तो शायद वो मीट भी ना कर पाए. तो इस वजह से वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपना लूज कर लेते हैं. ठीक है. ऑप्शन सी, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस टू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि देखिए मान लीजिए इंडिया है जैसे, ठीक है, इंडिया क्या करता है, लेट्स से कि यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही एक्सपोर्ट करता है एक सर्टेन चीज. अब यूएस में शायद ये क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग हो, ऑस्ट्रेलिया की अलग हो. अब इंडिया को अगर दोनों की अलग अलग स्टैंडर्ड मीट करनी पड़े तो काफी उसको हाई कॉस्ट लग सकती है, राइट? पहले इसकी मीट करो फिर इसकी मीट करने के लिए अलग कॉस्ट लगाओ. तो ये कॉस्ट कॉम्प्लायंस का खर्चा भी इंक्रीज करा देता है फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो देखिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर. तो इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, नॉट कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए,
कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, तो ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है, राइट। यहाँ पे कोई टैरिफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर ट्रेड में मुश्किल आ रही है तो उसे हम नॉन टैरिफ बैरियर कह सकते हैं। बी, इंपोर्ट कोटास ऑन स्पेसिफिक गुड्स, ये भी नॉन टैरिफ बैरियर है। इसमें सर्टेन चीज़ों की इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, सर्टेन क्वांटिटीज फिक्स किया जाता है, एक कोटा फिक्स किया जाता है कि इतना ही इंपोर्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं हो सकता, ये भी नॉन टैरिफ है। सी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज चार्ज्ड बाय द इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी तो एक टैरिफ ही है, राइट। तो ये टैरिफ बैरियर में आता है, दिस इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। डी क्या कहता है? डी कहता है प्री शिपमेंट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे भी कोई टैरिफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कराना और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मीट करना, ये भी ट्रेड में बैरियर ले आ सकता है। सो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। तो ए, बी एंड डी आर नॉन टैरिफ बैरियर, सी इज अ टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर टैरिफ रेट कोटा, देखिए टैरिफ रेट कोटा में क्या होता है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है ना वो एक फिक्स्ड कोटा सेट करती है और एक्सपोर्टिंग कंट्री को कहती है कि अगर आपने ये कोटा के भीतर क्वांटिटी जो है वो एक्सपोर्ट किया तो हम आपको कम टैरिफ चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपने कोटा एक्सीड कर दिया तो हम आपको हायर टैरिफ चार्ज करेंगे फॉर द अमाउंट दैट यू हैव एक्सीडेड। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए 1000 यूनिट्स का कोटा सेट किया है, ठीक है, तो अगर 1000 से कम यूनिट एक्सपोर्ट किया तो फिर टैरिफ कम लगेगा, लेकिन 1000 से अगर एक्सीड कर दिया एक्सपोर्ट तो जो एडिशनल यूनिट्स है ना उस पे हायर टैरिफ चार्ज की जाएगी, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए, कंट्रीज प्रॉमिस टू इम्पोज टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर्स अदर देन दोज हु आर पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये नहीं है। बी, a country permits an import of limited quantities at low rates duty but subjects an excess amount to a much higher rate. So yes, this is the right answer, right? एक limited quantity यानी कि एक कोटा बनाई जाती है और limited quantity तक low rate चार्ज करी जाती है, मे बी शायद चार्ज ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो exceed कर जाती है ना तो जो excess amount है उस पर higher tariff चार्ज किया जाता है। So correct option would be option B. Question number 12. Non-tariff barriers include all of the following except, तो इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, हमें वो ढूंढना है, राइट। तो ऑप्शन हमारा है इंपोर्ट कोटास, टैरिफ्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज या फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स है, लेकिन टैरिफ ये टैरिफ बैरियर है, राइट। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे हो सकता है? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, टैरिफ इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग है, आपको करने में मज़ा भी आएगा और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज़ में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विथ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो।
आई होप आपको सारे एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।